बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ताकि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ECO 404 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर डील किया जाता है इनमें से किसके साथ? द आंसर इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। जो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है तो इसके अंदर डिसीजन की हम बात करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की हवाले से बात की जाती है। तो इट अप्लाइज इकोनॉमिक्स थ्योरी टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक्स थ्योरीज़ के ज़रिए बिजनेस प्रॉब्लम जो उनको सॉल्व किया जाए, उनको हल किया जाए। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज़, अब मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सो फर्म्स एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय बैलेंसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। फर्म्स का एम ये कि मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट बैलेंस करते हुए कॉस्ट को और रेवेन्यू को। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इनमें से मतलब क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो फॉरगॉन है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। इससे मुराद वैल्यू होती है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस है। अब इसकी अगर एग्जांपल लें तो वो ये है कि आप अभी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी सेल्फ स्टडी करने की आपने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन ये भी एक कॉस्ट है कि आप जो है इसके बदले एंटरटेनमेंट भी आप जो है वो देख सकते थे। तो ये एक कॉस्ट है। अब ये कि इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन मींस, इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन का इनमें से क्या मतलब? वो है बेस्ट डिसीजंस यूजिंग कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के बावजूद जो है बेहतर डिसीजन लिए जाएँ। सो इट फाइंड्स द बेस्ट पॉसिबल आउटकम अंडर कॉन्स्टेंट, यानी कि बेहतर मुमकिन आउटकम हो कॉन्स्टेंट के अंडर। अब ये कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? गोल टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। गोल के मैक्सिमाइज़ किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। इट इज़ द फंक्शन डेट इज़ ऑप्टिमाइज, ये वो फंक्शन है जो कि ऑप्टिमाइज्ड है ना। कॉन्स्टेंट मीन्स, अब कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लिमिटेशंस। सो कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्ट दी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव शोज, फर्स्ट डेरिवेटिव शो करता है इनमें से किसको? द आंसर इज स्लोप। सो इट शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये शो करता है रेट ऑफ चेंज जो है फंक्शन का। ना प्रॉफिट इज मैक्सिमम वैन, सो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है इनमें से कब? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकर्स एट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। नाउ लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है प्राइस इंक्रीज, व्हेन द प्राइस इंक्रीज देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि प्राइस जब बढ़ेंगे तो डिमांड में कमी आएगी। असल में क्वांटिटी डिमांड में कमी आती है। सो हायर प्राइस लीड्स टू लोअर डिमांड, ज़्यादा प्राइस से डिमांड में कमी आती है। नाउ डाउनवर्ड कर्व, सॉरी डिमांड कर्व इस, डिमांड कर्व असल में है क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसको आप इजीली याद रख सकते हैं, डी से डिमांड, डी से डाउनवर्ड। तो इसका जो कर्व होता है नीचे की तरफ होता है, शोज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और ये नीचे इसीलिए जा रहा है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस ज़्यादा होंगे डिमांड कम, जब प्राइस कम होंगे डिमांड ज़्यादा होगी, इस वजह से क्वांटिटी डिमांड एक्चुअली। अब ये कि इंक्रीज़ इन इनकम शिफ्ट्स डिमांड, इंक्रीज़ होना इनकम में शिफ्ट कर देता है डिमांड को, कहाँ? राइट शिफ्ट कर देता है, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। सो हायर इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। हायर इनकम होने से डिमांड इंक्रीज़ होगी, वो भी नॉर्मल गुड्स के लिए। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? प्राइस इंक्रीज सो सप्लाई इंक्रीज, यानी कि दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे। हायर प्राइस इंक्रीज मोर सप्लाई, हाई प्राइस से ज़्यादा सप्लाई होगी। सप्लाई कर्व इस, इसी वजह से सप्लाई कर्व जो वो अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब प्राइस कम होंगे तो सप्लाई कम होगी, जब प्राइस ज़्यादा सप्लाई भी ज़्यादा। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान हम पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं। नाउ इलास्टिसिटी मेजर्स, इलास्टिसिटी में मेजर किया जाता है क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस। सो इट मेजर्स हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू प्राइस चेंज। इससे मुराद ये कि डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है प्राइस चेंज को, डिमांड में क्या चेंज देखने में आता है प्राइस के मुताबिक। नाउ इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन वन, डिमांड इज़, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक से ज़्यादा है तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। सो चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन प्राइस चेंज, डिमांड में चेंज आता है ज़्यादा प्राइस चेंज के मुकाबले में। नाउ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज़, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इनमें से क्या है? वो है वर्टिकल। सो वर्टिकल यानी कि कुछ इस तरीके से। सो डिमांड डज नॉट चेंज विद प्राइस, यानी कि ऐसी डिमांड जो प्राइस के साथ चेंज नहीं होती,
सो डिमांड फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन, डिमांड फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप इनमें से किसके दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान। सो इट शोज हाउ क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद प्राइस एंड अदर वेरिएबल्स। ये शो करता है कि कैसे क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है प्राइस और दूसरे वेरिएबल्स के साथ। नाउ रिग्रेशन इज़ यूज्ड फॉर, अब रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, फोरकास्टिंग के लिए। सो इट एस्टिमेट्स डिमांड बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, ये एस्टिमेट करता है डिमांड जो कि बेस करती है वेरिएबल्स के ऊपर। नाउ डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स, डिमांड फोरकास्टिंग का इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर डिमांड को। सो इट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर सेल्स और डिमांड, ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर सेल्स या डिमांड को। अब ये कि टाइम सीरीज एनालिसिस यूजेस, टाइम सीरीज एनालिसिस यूज़ करता है इनमें से किस चीज़ को, पास्ट डेटा को। सो इट यूजेस हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, यानी कि जो हिस्ट्री, यानी कि एक तरह से देखते हैं जो चीज़ हो चुकी है, पिछले जो ट्रेंड्स हैं उनको देखा जा रहा होता है। अब ये कि प्रोडक्शन फंक्शन शोज, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या शो कर रहा है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, जो इनपुट का और आउटपुट का जो आपस का रिलेशनशिप है। सो इट शोज हाउ इनपुट प्रोड्यूस आउटपुट, ये शो करता है कि कैसे इनपुट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मींस, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का इनमें से क्या मतलब है, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसमें कमी आती है आफ्टर अ पॉइंट एक्स्ट्रा इनपुट गिव्स लेस आउटपुट, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि एक्स्ट्रा इनपुट से कम आउटपुट जो है वो मिलता है। नाउ टोटल प्रोडक्ट इज, अब टोटल प्रोडक्ट इनमें से क्या है, टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट से मेरा टोटल आउटपुट है। सो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट प्रोड्यूस यूजिंग इनपुट, टोटल प्रोडक्ट से मुराद टोटल आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया गया यूज़ करते हुए इनपुट्स का। अब ये कि फिक्स कॉस्ट इज़, अब फिक्स कॉस्ट किस तरह की कॉस्ट होती है, कांस्टेंट होती है। सो फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट लेवल, फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर चेंज नहीं आता है, उसमें तब्दीली देखने में नहीं आती कि आउटपुट लेवल चाहे जितना भी बढ़ता जाए वो अपनी जगह पर फिक्स ही रहती है, वो बरकरार रहती है। ना वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन, अब वेरिएबल कॉस्ट इसके मुकाबले में डिपेंड करती है आउटपुट लेवल के ऊपर। सो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल जितना होगा उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितना कम प्रोडक्शन लेवल उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट है, अब मार्जिनल कॉस्ट की हम बात करते हैं। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, जब मार्जिनल की बात की जाए, एक्स्ट्रा की बात की जाती है, इससे मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है एक यूनिट की। सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ दी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये वो एडिशनल कॉस्ट होती है जिसके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है एक ज़्यादा जो यूनिट होता है आउटपुट का। एंड इट हेल्प्स फर्म, और ये फर्म्स को मदद करती है डिसाइड करने में ऑप्टिमल प्रोडक्शन जो लेवल होता है। नाउ एवरेज कॉस्ट है, सब एवरेज कॉस्ट इनमें से क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इट शोज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब ये जो है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, और ये शो कर रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट एक पीस के हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, इस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। नाउ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट एट, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज कॉस्ट के कर्व को, कौन से पॉइंट के ऊपर वो कर रहा होता है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर कर रहा होता है। सो मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट स्टॉप फेलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग। सो मार्जिनल कॉस्ट कट करता है एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के, और एवरेज कॉस्ट स्टॉप होता है गिरना और बढ़ना शुरू होता है। ना ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स, अब ब्रेक इवन पॉइंट इनमें से कब होता है, व्हेन दी प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जब प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सो एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू यहाँ पर बराबर होगा टोटल इनकम टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। एक ऐसी सिचुएशन है ना प्रॉफिट है ना कोई लॉस हो रहा है। सो फर्म नीदर अर्न्स प्रॉफिट नॉर सफ़र लॉस, फर्म ना तो अर्न कर रही है प्रॉफिट, ना उसको कोई नुकसान का सामना हो रहा है। ना लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ यूज फॉर, लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम अंडर कॉन्स्टेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हासिल किया जाता है बेहतर जो मुमकिन आउटकम होता है कॉन्स्टेंट्स के अंदर, लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एल पी पी इज़, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ linear function. So the objective function represent the goal and is always written in लीनियर फॉर्म, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है गोल और हमेशा इसको लिखा जाता है जो लीनियर फॉर्म होती है उसके अंदर।
ना फिजिबल रीजन मीन्स, अब फिजिबल रीजन्स का मतलब इनमें से क्या होता है, द आंसर इज पॉसिबल सोल्यूशंस। ये पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं। सो फिजिबल रीजन इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस दैट सेटिस्फाई ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। फिजिबल रीजन में शामिल होते हैं तमाम जो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं और वो सेटिस्फाई करते हैं जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं प्रॉब्लम्स की। द डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू, डिमांड कर्व में अगर शिफ्ट हम देखते हैं तो वो किस वजह से देखते हैं, इनकम चेंज की वजह से। सो डिमांड कर्व शिफ्ट व्हेन नन प्राइस फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट और पॉपुलेशन चेंज। डिमांड कर्व में शिफ्ट तब आता है जब नन प्राइस फैक्टर जैसे कि इनकम, टेस्ट या पॉपुलेशन के अंदर चेंज देखने में आता है। नाउ सप्लाई इंक्रीजेज व्हेन, सप्लाई में कब इजाफा होता है, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं। सो हायर प्राइस मोटिवेट्स प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर, इंक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाइड। हायर प्राइस मोटिवेट करता है प्रोड्यूसर को कि सप्लाई बढ़ाएं और इंक्रीज़ कर रहा है वो क्वांटिटी सप्लाइड। ना मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ वेयर, मार्केट इक्विलिब्रियम इनमें से कहाँ है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर है। सो इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, स्टेबलाइजिंग प्राइस। इक्विलिब्रियम होता है जब क्वांटिटी डिमांड बराबर है क्वांटिटी सप्लाई के और स्टेबलाइज किया जा रहा है प्राइस को। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू इज़, अब मार्जिनल रेवेन्यू इनमें से क्या है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू वो एडिशनल रेवेन्यू होता है जिसको अर्न किया जाता है जब सेल कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा जो यूनिट है उसको। ना परफेक्ट कंपटीशन हैज़, अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मेनी सेलर्स होते हैं बहुत सारे, कोई एक नहीं होता। सो मेनी फर्म एग्जिस्ट ईच टू स्मॉल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। अब इतनी ज़्यादा फर्म्स होती हैं कि कोई एक इतनी बड़ी नहीं होती कि वो इन्फ्लुएंस कर सके मार्केट प्राइस को। ना मोनोपोली मीन्स, अब मोनोपोली का मतलब इनमें से क्या है, वन सेलर, एक ही सेलर होता है। सो मोनोपोली इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल सेलर कंट्रोलिंग प्राइस, सप्लाई एंड प्राइस। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर एक ही सेलर होता है और वही कंट्रोल करता है सप्लाई और वही कंट्रोल करता है प्राइस। जिस तरह हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है वो मोनोपोली है उनकी, तो वो ख़ुद से ही सप्लाई भी सेट करते हैं और प्राइस भी अपने हिसाब से सेट करते हैं। अब ये कि इलास्टिक डिमांड अफेक्ट्स, इलास्टिक डिमांड जो अफेक्ट करता है इनमें से किसको, क्वांटिटी चेंज मोर। जो क्वांटिटी चेंज है वो ज़्यादा होगी जब इलास्टिक होगी डिमांड। सो इन इलास्टिक डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस मोर देन प्राइस चेंज। जब इलास्टिक डिमांड देखने में आएगी तो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, उसमें ज़्यादा तब्दीली होगी, प्राइस में कम तब्दीली होगी उस, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा होगी। अब ये कि इन इलास्टिक डिमांड मीन्स, इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, लो रिस्पॉन्स, यानी कि डिमांड में कमी कम आएगी, कमी या ज़्यादा उसमें तब्दीली डिमांड में कम है जबकि प्राइस में ज़्यादा है। सो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस वेरी लिटिल इवन व्हेन प्राइस चेंजेस, ये चीज़ होती है इसमें। अब ये कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का जो स्लोप है इनमें से अगर हम देखें तो वो क्या है, वो नेगेटिव होता है। सो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये डाउनवर्ड स्लोप होता है और ये जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, तो ये नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड कम है और प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड जो वो ज़्यादा है। और रेवेन्यू इज इक्वल टू, अब रेवेन्यू जो है इनमें से किसके बराबर है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस पर यूनिट विद क्वांटिटी सोल्ड। टोटल रेवेन्यू को हम कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी जो सोल्ड हुई उसके साथ। ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने का जो रूल है अगर हम वो देखें वो क्या है, एम सी इज इक्वल टू एम आर, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू। प्रॉफिट वहाँ पर मैक्सिमाइज है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू के। नाउ डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस, डिमांड में इजाफा देखने में आता है जब प्राइस क्या होते हैं, इनमें से डिक्रीज होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड लोअर प्राइस लीड टू हायर डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक लोअर प्राइस से गिरने से क्या होता है कि हायर डिमांड होती है, ज़्यादा होती है। नाउ सप्लाई डिक्रीजेज व्हेन कॉस्ट, सप्लाई में कमी आती है जब कॉस्ट इनमें से क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट डिस्करेज फर्म्स रिड्यूसिंग सप्लाई, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट से फर्म डिस्करेज होती हैं, सप्लाई में कमी आ जाती है। ना फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन, फोरकास्टिंग बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। so forecasting uses historical data and statistical tool to predict future demand। forecasting के अंदर historical data यूज़ किया जाता है और statistical tools का भी, statistics वगैरह का भी, ताकि predict किया जा सके जो फ्यूचर डिमांड है उसको। नाउ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन, प्रोडक्शन डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, इनपुट्स के ऊपर। सो आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। आउटपुट इस तरीके से हासिल किया जाता है कि कॉम्बिनेशन के ज़रिए इनपुट
इनपुट्स का, जैसे कि लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल वगैरह हो गए। नाउ कॉस्ट इंक्रीजेज वैन आउटपुट, जब कॉस्ट में इजाफा होता है, जब आउटपुट में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो मोर प्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज इंक्रीजिंग टोटल कॉस्ट, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतने रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे और फिर टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। नाउ ऑप्टिमाइजेशन गिव्स, ऑप्टिमाइजेशन हमें देती है क्या, बेस्ट रिजल्ट, बेहतर नताइज। ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर्स द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन अंडर गिवन कॉन्स्टेंट, ऑप्टिमाइजेशन हम यकीनी बनाती है जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होते हैं लिमिटेशंस के अंडर, जो गिवन लिमिटेशंस हैं। नाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन, अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो मदद करती है इनमें से किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो इट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज टू हेल्प मैनेजर मेक रैशनल बिजनेस डिसीजन, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था कि इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली ताकि हेल्प किया जा सके मैनेजर्स को और रैशनल बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकें। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।